हाय। अगर आप युद्ध से जुड़ी तस्वीरें या वीडियो देखकर असहज महसूस करते हैं तो कृपया उन्हें ना देखें। इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच इस तरह के हिंसक संघर्ष कोई नई बात नहीं। इन सभी देशों में लगातार हिंसक संघर्ष देखने को मिलते रहे हैं। यह एक ऐसा संघर्ष है जो कभी खत्म नहीं हो सकता और समय समय पर ऐसे संघर्ष होते ही रहेंगे। लेकिन आज की सूचना के युग में मीडिया समूहों द्वारा ऐसी घटनाओं को और भी बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने पेश किया जा रहा है। ऐसे संघर्षों में कौन सही कौन गलत या तो समय ही बता सकती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन देशों में रहने वाले लोग अब ऐसी घटनाओं के आदी हो चुके हैं और कुछ लोग ऐसी घटनाओं से परेशान होकर अपने भविष्य को देखते हुए दूसरे देशों में जा बसे हैं ताकि वहां उन्हें बेहतर जीवन के साथ साथ बेहतर अवसर भी मिल सके, क्योंकि कोई भी जीवित व्यक्ति ऐसे संघर्षों को पसंद नहीं करता जिसमें भारी जान माल का नुकसान हो। इन देशों में कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो अपने देश के लिए या अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खुद ही लड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका और कई अन्य देशों का यह मानना है कि ये सभी संगठन दूसरे देशों की मदद से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। सबकी अपनी अपनी सोच के आधार पर पहचान है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान वहां रहने वाले लोगों का है जिन्हें अपना सब कुछ खोकर भी संतोष करना पड़ रहा है। तो क्या यह मान लेनी चाहिए कि यहाँ के कुछ लोग पहले से ही नफरत से भरे हुए हैं और एक दूसरे को इस दुनिया से मिटा देना चाहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक देश अपनी विस्तार नीति पर चलना चाहता है और कई अन्य देश इस विस्तार नीति को रोकने के लिए संगठन बनाकर संघर्ष कर रहे हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में इस नीति में कई अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं जो इस विस्तार नीति से लाभ उठाना चाहते हैं और अन्य देश इस विस्तार नीति को रोकने से लाभ उठाना चाहते हैं, जिसके कारण भी में मुख्य शिकार निर्दोष लोग हुए, क्योंकि वहां रहने वाले लोग सभी लोग इन संघर्ष के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। लेकिन आज की दुनिया के दृष्टिकोण से सभी हितधारक इस नफरत और युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे पास वैश्विक स्तर पर लोगों के बीच झूठी कहानियां या नफरत फैलाने के लिए उन्नत तकनीक है जो इस तरह के युद्ध के पीछे का मकसद या नीति को समझने के लिए तैयार नहीं है और न ही समझना चाहते हैं। समर्थक की बात तो छोड़ दीजिए कि कौन किसका समर्थन कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कौन सा संगठन इस तरह की आत्मदाह पर आमदा है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या करने के लिए भारी समर्थन की क्या जरूरत है जिसका इस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं। हमास और इजराइल के बीच युद्ध पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई थी। तब से दोनों पक्षों में जानमाल और बुनियादी ढांचों के मामले में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इन दोनों देशों के नेता अभी भी यह पता लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वे इस युद्ध से कितना लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि यूएन की कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि इस युद्ध के कारण गाजा की तरफ से 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इजराइल में भी कई लोग मारे गए हैं और कुछ लोग को हमास द्वारा बंधक बना लिया गया है। हाल के दिनों में गाजा और लेबनान में जीवन और भी दयनीय हो चुकी है, लेकिन इजराइल उन इलाकों में भारी बमबारी जारी रखे हुए है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल द्वारा हाल ही में किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह के लगभग सभी शीर्ष नेता मारे गए हैं। एक महीने पहले हमास के नेता भी इसी तरह के हवाई हमले में मारे गए थे। इसके बाद ईरान के पास इन संगठनों को यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था कि हम इस संघर्ष में हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इन संगठनों का ईरान को पूरा समर्थन था। इसलिए ईरान ने इजराइल के कई इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल दागने का फैसला किया ताकि उसे यह भी जानकारी मिल सके कि इजराइल ने इन सभी हथियारों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए हुए हैं। बीबीसी के मुताबिक ईरान के इस हमले में इजराइल के कई रक्षा स्थलों पर हमला किया गया था, लेकिन इजराइल ने कहा कि ये सभी मिसाइलें हवा में ही नष्ट हो गई है और हमारे बीच कोई भी घबराहट नहीं, क्योंकि हमने आयरन डोम के जरिए ईरान की लगभग सभी मिसाइलों को रोक दिया है और कुछ मिसाइलें हमारे जमीन पर जरूर गिरी हैं, लेकिन यह चिंता की कोई बात नहीं। अब कई मीडिया रिपोर्ट्सों के मुताबिक यह माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के कई प्रमुख परमाणु स्थलों पर हमला करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन क्या है, हम मान सकते हैं कि अगर इजराइल इस तरह की हमला करने की कोशिश करता है तो इसका मध्य पूर्व, ऊर्जा और तीर्थ क्षेत्र पर क्या असर होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वे सारे क्षेत्र
जो मानव अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं वह नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। और मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ रणनीतिक तौर पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने और अमेरिका से समर्थन पाने का दिखावा हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब सवाल यह उठता है कि इस मामले में इजराइल का खुलकर समर्थन कौन करता है? तो जाहिर है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने खुलकर कहा कि हम हर परिस्थिति में इजराइल का समर्थन और सुरक्षा करने के लिए बाध्य हैं। उन्हें जो भी रक्षा और सहायता और रणनीतिक योजना की जरूरत होगी हम उसे मुहैया करवाएंगे। लेकिन कौन सा देश गाजा, ईरान जैसे देशों का समर्थन कर रहा है? तो यह माना जाता है कि इन देशों का समर्थन करने वालों में से रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन ये सभी देश कभी भी खुलकर समर्थन करने की बात नहीं करते, जिसके बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में लोग कहते हैं कि इन देशों ने खुलकर कभी भी समर्थन नहीं किया है। जैसे पश्चिमी देश और अमेरिका इजराइल का समर्थन करने की बात करता है। बाकी देश जो इसमें रुचि नहीं रखते, उन्हें भी इस युद्ध में सिर्फ एक दूसरे को यह दिखाने के लिए घसीटा जाएगा कि हम कितने मजबूत हैं, क्योंकि हम आने वाले समय में हम एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र की भूमिका इतनी धीमी है कि कोई भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए कानून इस संकल्प का पालन नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वास्तविक मानवीय जीवन में जब इन देशों को आर्थिक प्रगति, व्यापार और प्रौद्योगिकी का अधिकार और अन्य रणनीतिक तरीकों से आगे बढ़ना होता है, तो ये सभी नियम इन देशों पर लागू नहीं होते, चाहे संयुक्त राष्ट्र कितने भी भाषण देता रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश यह सोचकर बैठे कि हम दुनिया का एक सबसे शक्तिशाली वाले देश में हैं। हम धन की कमी के कारण इस प्रकार के संगठनों का सबसे ज्यादा समर्थन करते हैं, इसलिए हम वह करने के लिए स्वतंत्र हैं जो हमें लगता है कि यह हमारे राष्ट्रीय हित में है। हमारी व्यापार संचालित संघर्ष नीति के लिए सबसे आवश्यक है, जिसके कारण यूक्रेन, इजराइल, ईरान, लेबनान और इन कई मध्य पूर्वी देशों में को देखे जो इस मकर जाल में फंसते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम उन सभी देशों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि कई समाजों में नफरत, घृणा और बदले की भावना बढ़ती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकार और स्वतंत्रता की मांग होती है, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब भी आप ऐसे शोषण के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो यह उस समाज पर निर्भर करता है कि वह शोषण करने वाले लोगों को कैसे देखना पसंद करता है। अब पूरी दुनिया के लोग सोचते हैं कि इन देशों को इस युद्ध नीति से क्या लाभ हो सकती है। तो मैं कह सकता हूं कि इनमें से कुछ देश इस युद्ध नीति से बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, और इनमें से कुछ देश इन देशों में अपने व्यापार का बहुत बड़ा पैमाने पर विस्तार कर सकते हैं, और अंततः वो भी पैसा बना सकते हैं। यह सब आर्थिक और रणनीतिक रूप से लंबे और छोटे समय में अपने स्वयं के ठोस नीतिगत निर्णय लेने की तुलना में कम नुकसानदेह हो सकती है, और इस प्रकार के संघर्ष कई वर्षों तक जारी रहती है, क्योंकि हमारा अस्तित्व घृणा, शोषण, उत्पीड़न, झूठी कहानियां या दुष्प्रचार पर आधारित है, जिसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि समाज में कितने शोषक लोग हैं या हम में से कितने लोग मानव के रूप में राक्षस की शक्ल में हैं, तो समाज में आवश्यक हथियार बांट दिए जाने चाहिए, और यह भी नोटिस जारी कर देने चाहिए कि जो लोग आत्मरक्षा या अपने अधिकारों के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। याद रहे, यहाँ कही गई बातें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कतई नहीं है, और न ही किसी के पक्ष में है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, या किसी भी तरह की अन्य सवाल हो तो हमें जरूर लिखें।